कल की क्लास में मैंने आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया था पूरी बुक का, प्लस द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है और कुछ बेसिक फीचर्स हमने देखे थे। ठीक है, अब ये पेज आपको यहाँ जो एनसीईआरटी का नजर आ रहा है, ये अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता ये है कि जब चैप्टर 1 लिखा हुआ दिखता है बच्चों को, तो बच्चे क्या करते हैं, द लिविंग वर्ल्ड लिखा है वहां से उसकी पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। उस चक्कर में होता क्या है कि इस पेज को मिस कर जाते हैं। एक और पेज है इंट्रोडक्शन का, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे हम लोग। तो इसको मिस करने की वजह से क्या है, इसमें से क्वेश्चंस भी छूट जाते हैं बच्चों के। तो अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आपको लिखा है, आपने पहले सुना होगा, नहीं सुना है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ एक टर्म है आपके पास, इन एनिमेट मैटर। ठीक है, तो जब कभी आपको बोला जाए इन एनिमेट मैटर, क्या बोला जाए, और इसके साथ देखिए पैरेलल एक और वर्ड यूज किया जा रहा है, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब है कि इन एनिमेट मैटर जो है इसके ऑपोजिट सेंस में आता होगा, लेकिन एक्यूरेट अगर आपको समझना है तो कोई भी ऐसी चीज इस हमारे बायोस्फीयर के ऊपर या इस अर्थ के ऊपर जो कि अबायोटिक है, जो क्या है, अबायोटिक है, अगर सिंपल सी बात हम बोले। ठीक है, जैसे पानी को आप जल भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं, सब तो उसी के नाम है ना, पर्यायवाची जो आप पढ़ते हैं हिंदी में। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे इनएनिमेट का इनएनिमेट मैटर का मतलब है अ थिंग दैट इज नॉट अलाइव। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी आप यहाँ पे अबायोटिक फैक्टर लिख सकते हैं, जैसे आपकी किताब में यहाँ पे लिखा गया है, विंड है, सी है, फायर है। ठीक है, और एक और चीज है यहाँ पे, ये चीजें तो है ही है, आप अपनी तरफ से भी ऐड कर ले इसमें। ठीक है, और आप क्या ऐड कर सकते हैं इसमें, रॉक है। अब आपको बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी कि अच्छा ठीक है, इसका मतलब है कि जो अबायोटिक फैक्टर्स है उसको हम इंक्लूड करेंगे इन एनिमेट मैटर के अंदर। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन के पेज में सबसे पहले तो बायोलॉजी को डिफाइन किया गया है। बायोस मीन्स लाइफ होता है, लोगस मीन्स स्टडी होता है। लोगस मीन्स क्या होता है, स्टडी होता है। तो जिससे बनता क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आपको सीखने को मिलता है कि बायोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम लाइफ फॉर्म्स और लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो एग्जैक्टली नाइन्थ में आपने पढ़ा था, उससे भी छोटी क्लासेस में वही है। बायोलॉजी कोई बदल नहीं सकता। हाँ, जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ेंगी आप उसको डिटेल कर सकते हैं। ठीक है, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इलेबोरेट कर सकते हैं, बट आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक, अब यहाँ पे कल आपने सीखा था बायोडाइवर्सिटी। देखिए ये बार बार जिक्र किया जाएगा कि हमारे लिविंग वर्ल्ड में क्या है, अमेजिंग डाइवर्सिटी है। लिखा हुआ तो है ही इंग्लिश में, तो उससे अच्छा मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे एक वर्ड मैंने आपको कौन सा आज की क्लास में नया सिखाया है, दैट इज इन एनिमेट मैटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इन एनिमेट मैटर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज हमारे इस अर्थ के ऊपर जो कि अबायोटिक फैक्टर के अंदर इंक्लूड किया जाता है, दैट इज इन एनिमेट मैटर। जैसे विंड हो, सी हो, फायर हो, रॉक हो, कुछ भी एक्स वाई जेड है, वो अगर नॉन लिविंग है तो हम उसको किसके अंदर काउंट करेंगे, इन एनिमेट मैटर के अंदर काउंट करेंगे। ठीक है, और अगर हम लिविंग की बात करेंगे तो लिविंग में क्या है, लिविंग में तो आप जितनी चीजें काउंट करेंगे कम है, पता ही आपको। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ये है कि अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट्स वाज द सेंस ऑफ और फियर दैट दे इवोक्ड। ठीक है, अच्छा आप में से कोई स्टूडेंट मुझे ये बात बताएगा कि इस लाइन का क्या मतलब है, अ कॉमन फीचर ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम यहाँ से, क्या बोलने का मतलब है इसका, समझ रहे हैं आप। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी कल की क्लास याद हो तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे। बात समझ आ रही है आपको, इन एनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट। जैसे आपने ग्रोथ देखा था, सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल, आपने ग्रोथ देखा था, मैंने यहाँ रॉक लिखा लिखा ना, तो कल तो मैंने आपको बताया था ना कल की क्लास में कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जो क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, वो क्या करते हैं, ये भी ग्रोथ को शो करते हैं। इनकी हाइट अगर पहले कुछ और होगी तो इसके ऊपर डिपोजिशन होते होते होते, एक्यूमुलेशन होते होते इसकी हाइट अगर बढ़ गई तो ऑब्वियस है ग्रोथ की वही डेफिनेशन है जो ट्रेडिशनली आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, दैट इज ग्रोथ।
तो उस वजह से यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स से ये जर्नी अगर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो ह्यूमन हिस्ट्री का भी है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, एक में और आपको यहाँ पे नीट का क्वेश्चन सिखाती हूँ। कह रहा सोसाइटीज विच इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक, हियर इज द वर्ड इज एंथ्रोपोसेंट्रिक। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोसेंट्रिक, उसको सीखने के लिए आपको सबसे पहले पढ़ना होगा एंथ्रोपोलॉजी। जानते हैं आप क्या होता है एंथ्रोपोलॉजी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी? देखिए मैं लिखती हूँ यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी। जो आईएएस का एग्जाम देते हैं ना, तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देती हूँ फ्यूचर के लिए। उसमें तो डॉक्टर, आप डॉक्टर बने चाहे इंजीनियर बने, सारे ही बैठते हैं, इंडिया का टॉप एग्जाम है, ठीक है। तो उसमें स्पेशल पेपर लिए जाते हैं, तो उसमें से एंथ्रोपोलॉजी एक ब्रांच है, इसमें सिलेक्शन सबसे ज्यादा होता है, परसेंटेज इसका ज्यादा है एंथ्रोपोलॉजी का। रीजन ये है, ये एक स्पेशल पेपर के तौर पे आगे जाके पढ़ाई करी जाती है इसकी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। याद हो गया आपको? मैं लिख देती हूँ, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन आप समझते हैं, आपके पास सेपरेट चैप्टर्स हैं, बट बेसिक तौर पे मैं आपको सिखाती चलती हूँ साथ के साथ। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इवोल्यूशन, आपको एक सिंपल सी बात बोलनी है। अगर आप इसको इंग्लिश में बोलिए, इवोल्यूशन इज अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस विच लीड्स टू एडवांसमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अगर किसी चीज में इवोल्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है। जैसे खुद का एग्जांपल अगर आप लेते हैं, ठीक है, आपको पता है ह्यूमन पहले इस फॉर्म में नहीं थे, चिंपैंजी के फॉर्म में थे, पहले इस फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। धीरे धीरे इवॉल्व होते होते क्या हुआ, पहले क्या था, चारों अपने लिम्स का यूज करते थे चलने के लिए, दोनों हाथ का, दोनों पैर का, चारों लिम्ब का। लेकिन अब क्या हुआ, वो इरेक्ट हो गए, है ना। एग्जैक्टली उसी तरीके से ये इवोल्यूशन है, ठीक है। अब देखिए ये किस तरीके से आपको यहाँ पे फंसाने का काम कर रहा है। कह रहा है इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी। क्या मतलब है इसका? मैं आपको एक चीज याद दिलाती हूँ कल की क्लास का। देखिए, ये आपकी इंट्रोडक्शन का पेज है, आप ही के बुक का, सबके पास अवेलेबल है। ये मैंने नहीं बनाया, मैंने नहीं लिखा, ठीक है, ये आपका सिलेबस है। तो आप अपने सिलेबस में जो आप ये ह्यूमन फिजियोलॉजी देख रहे हैं, पहले तो इसने खुद ही लिख दिया इट्स ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन किसका पढ़ेंगे? हमारी खुद की बॉडी का। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमंस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन ह्यूमन। यानी कि ये जितने भी चैप्टर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम ह्यूमन में सीखेंगे। किसमें सीखेंगे हम? ह्यूमन का ही सीखेंगे। उसके बाद अब आपने देखा होगा, जैसे एनिमल्स का डॉक्टर बनना हो किसी को, आपको पता है कि इवोल्यूशन के सीरीज को जब हम देखना स्टार्ट करते हैं, तो हर एक ऑर्गेनिज्म के इवॉल्व करने की कहानी अलग अलग है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है यहाँ पे, अब क्योंकि डॉक्टर आपको ह्यूमन का पहले बनना है, एक और आपने सेकेंडरी सुना होगा, कुछ वेटनरी डॉक्टर्स भी बनते हैं, लेकिन उनको आपने हमेशा ही जो पेट एनिमल्स होते हैं, कैटल्स हो गए, कुछ इस तरीके से, मतलब जिनसे ह्यूमन अपना फायदा निकाल सके, समझिएगा मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, उससे रिलेटेड ही कोई पढ़ाई करेगा। अब आपने कभी आज तक सुना है जिंदगी में कोई टाइगर का डॉक्टर है? सुना है कभी आपने आज तक? मतलब उसमें कोई स्पेशलाइजेशन करे? नहीं, कभी नहीं सुना होगा आपने। तो इसलिए यहाँ पे ये देखिए कितने डेंजरस तरीके से एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आपको एक वर्ड में लिख के यहाँ पे चिपकाया गया है। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी, मतलब हम पूरा व्यू देख रहे हैं बायोलॉजी का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सिर्फ उतनी पढ़ाई करेंगे जो हमारे इर्द गिर्द घूमता है। यस और नो? आप नोटिस करेंगे, आपको एमएससी करना है, पीएचडी करना है, जो भी करना है, लेकिन सबका एम एक ही होता है कि वो किधर घूमेगा, किसके आसपास घूमता है। वो हमेशा ही ह्यूमन और ह्यूमन इवोल्यूशन और जो सीरीज ऑफ इवोल्यूशन है, हमेशा उसके ही चारों तरफ उसी रेडियस में वो घूमता रहेगा, ठीक है। तो
जिसकी वजह से यहाँ पे वर्ड जो है वो एंथ्रोपोसेंट्रिक लिखा है। आपको क्या लिखा है? एंथ्रोपोसेंट्रिक जो है वो लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी आपको सिखाया, तो इससे आपको एंथ्रोपोसेंट्रिक जो टर्म है ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और बताई जा रही है कि जैसे सिस्टमेटिक वे में हम देखते हैं, एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ब्राउट इन आउट ऑफ नेसेसिटी डिटेल्ड सिस्टम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। पहले हम किसी चीज को पहचानते हैं। मान लीजिए आपको सी या ओशन से, आप एक रिसर्चर हैं, आप गए गोते लगाने, पता चला आपको एक न्यू ऑर्गेनिज्म मिला, आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या ये। तो पहले आपने पहचान करी, सारे फीचर गुण मिलाए, तो पता चला अच्छा ये तो इंसेक्ट जैसा लग रहा है, आपने सारे फीचर मिलाए उसके, पता चला ये इंसेक्ट है। ठीक है, फिर आपने जो पूरा डेटा अवेलेबल है आज तक हमारे नोमेनक्लेचर सिस्टम में, नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण होता है, किसी का नाम रखना। अब मान लीजिए हम फिश बोल रहे हैं, तो किसी फिश ने ये तो नहीं बोला माय नेम इज फिश, नहीं बोला ना, हमने रखा ना उसका नाम। ठीक है, तो आप अगर किसी चीज को पहचान रहे हैं कि ये किस पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करता है, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसका नामकरण करते हैं, और नामकरण करने के बाद फिर आप उसको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में डाल देते हैं, कहते हैं जाओ तुम स्पेसिफिक कैटेगरी को बिलोंग करते हो, तो वो उसका क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब आगे जब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये सारी चीजें किसके ऊपर बेस्ड है? सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के ऊपर। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, फिर फंस गए आप यहाँ पे। ये लाइन पता है आपको कब समझ आएगी? ये आप पूछिएगा, आपको कभी समझ नहीं आएगा। यहाँ पे बायोलॉजी की आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टर्म्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्यों यूज किए जा रहे हैं, ये आपको तब समझ आएगा जब मैं टेक्सोनोमिक कैटेगरी के सेकंड पार्ट पे चलूंगी। सेकंड पार्ट बोलने का मतलब, मैं एक छोटे से ट्रिक के तौर पे और आपको लिख देती हूँ टेक्सोनोमिक कैटेगरी। जैसे ये लास्ट पेज था कल, तभी कल मैंने पीडीएफ आपको नहीं सेंड किया था, उसके बीच में बहुत सारी चीजें इंटीग्रेट होंगी, तो मैं आज सेंड कर दूंगी आपको। देखिए टेक्सोनोमिक कैटेगरी, मैं आपको किस वर्ड को सिखाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, या स्टेटमेंट को समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली लिखा है, तो दोनों समझिए। अच्छा, इतना हर बच्चे को पता है ये हॉरिजॉन्टली है और ये क्या है, वर्टिकली है, इतना तो पता है सबको, है ना? यस मैम। अब हाँ, ये हमें पता है, लेकिन यहाँ जब आया इस पेज पे, तो आपका ये दिमाग खराब करेगा। तो इसके लिए हम करते क्या है, हम लोग टेक्सोनोमिक कैटेगरी सीखते हैं। याद रखना है, अभी हम फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैंने आपको ये पेज नहीं कराया था और इसमें से नीट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि कल वैसे ओरिएंटेशन क्लास थी, तो मैंने बहुत ज्यादा बर्डन नहीं डाला आपके सर के ऊपर। ठीक है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आपको ये बता रही हूँ, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज अगर आप देखते हैं, टेक्सोनोमिक कैटेगरी और टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, HIERARCHY। अब एक ट्रिक याद रखिए मेरी तरफ से, पहले मैं लिख देती हूँ इसको ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना करें इसमें। देखिए, व्हाट इज दिस सीरीज, सीरीज क्या है ये मैं बताती हूँ। और एक सिर्फ इस सेक्शन से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि नीट में क्वेश्चन ना पूछा गया हो। अब क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आपको खुद मेरी बात समझ आ जाएगी। मैंने यहाँ पे लिखा, और ये टोटल जो नंबर है, इनके बीच में और भी आते हैं बहुत सारे, बट अभी हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब ये जो सीरीज मैंने यहाँ पे लिखा है, नंबर 1 टॉप पे आएगा यहाँ पे, किंगडम। नाम सुना है ना आपने? 5 किंगडम है, मोनेरा, पेटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमिलिया। नेम सुना है सबने? सुना होगा। यस ठीक है, हाँ मैम। देन आपने टर्म सुना है फाइलम। फाइलम टर्म हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, और डिवीजन टर्म जो है हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। फिर मैंने लिखा यहाँ पे डिवीजन, देन मैंने लिखा आपको क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, जीनस, एंड द लास्ट वन इज स्पीशीज। लास्ट वन इज स्पीशीज। ठीक है, अब मेरी बात समझिए आप ध्यान से।
तो अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा फेमिलियर आप किससे हैं, किंगडम से, किंगडम और फाइलम से, बट फाइलम में थोड़ा आपका सर घूमेगा क्योंकि आपने उतने डिटेल में उसको 9th में नहीं करा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको 0 से स्टार्ट करके सब कुछ याद कराऊंगी, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, लेकिन बच्चे बच्चे को इतना जरूर पता होता है, 5 किंगडम्स आर मोनेरा, पिटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया, इतना पता है सबको, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे बोली जा रही है, वर्टिकली, वर्टिकली मतलब किंगडम टू स्पीशीज। अब इस चलने को हम वर्टिकली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टिकली बोलते हैं, ठीक है। आप इंडिया की पॉपुलेशन देखें, बिहार की देखें, वेस्ट बंगाल की देखें, न्यू दिल्ली की देखें, और सबका अलग अलग आप देख रहे हैं, ठीक है तो ह्यूमन बीइंग सब के सब क्या है, कहीं की भी पॉपुलेशन को आप उठा के देखते हैं, सब के सब क्या है, होमोसेपियंस है। आपका साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसेपियंस है, ठीक है, होमोसेपियंस है, ठीक है। तो हम ये भी तो देख रहे हैं, अगर मान लीजिए आप कल को जाके मेडिकल कॉलेज में गए, तो आपको पता है कि मैं आगे जाके पोजीशनिंग आपको सिखाऊंगी भी कि आपकी बॉडी में हार्ट की पोजीशनिंग क्या है, फ्रंट में है, वेंट्रल बोला जाता है उसको, ठीक है। तो जब आप एक ऑर्गेनिज्म को उठा के उसकी पढ़ाई करते हैं, तो जितने भी यहाँ पे मान लीजिए पूरे इंडियन जो है 150 करोड़, तो अगर हम उनकी बात कर रहे हैं तो सबका तो हार्ट एक ही पोजीशन पे होगा। अगर हार्ट अलग अलग पोजीशन पे होता फिर डॉक्टर बनना छोड़ देते आप, कहते कमाल है, हम तो एक जगह की ऑपरेशन सर्जरी की पढ़ाई प्रैक्टिस करके आए हैं, अब अगर दूसरी जगह हो जाए तो कैसे करेंगे हम, दिक्कत आ जाती फिर, ठीक है। तो हम अगर एक ऑर्गेनिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं तो वो अपने कंप्लीट जो ग्रुप है, कैटेगरी है, उसका वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है। तो मतलब अगर हम स्पीशीज को यहाँ पे देख रहे हैं तो ये पूरी कैटेगरी का हॉरिजॉन्टली जीनस अपना डिस्क्रिप्शन देगा, फैमिली अपना डिस्क्रिप्शन देगा, ऑर्डर अपना डिस्क्रिप्शन देगा, क्लास अपना देगा, फाइलम थोड़ा याद कराओ, आपने पॉडीफेरा पढ़ा था, निडारिया पढ़ा था, टिनोफोरा पढ़ा था, फ्लैटवर्म्स यानी प्लेटिहेलमिन्थस, सस्केलमिन्थस, सब कुछ पढ़ा था आपने, ठीक है। तो आप सीरीज कैसे पढ़ रहे थे वो, अब मैं आपको क्या बोलूं, आप वर्टिकली पढ़ रहे थे या हॉरिजॉन्टली पढ़ रहे थे, तो क्या बोलेंगे आप। अगर मैं आपको बोलूं कि आप पॉरीफेरा से इकाइनोडर्माटा तक जो पढ़ाई कर रहे थे वो कैसे पढ़ रहे थे, इस टेक्सोनोमी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वर्टिकली पढ़ रहे थे या हॉरिजॉन्टली पढ़ रहे थे, आप हॉरिजॉन्टली। वेरी गुड, हॉरिजॉन्टली पढ़ रहे थे। तो लिखा गया कितने साधारण तरीके से, और उसकी जो मीनिंग थी वो कितनी असाधारण थी, है ना, समझ आया आपको। तो अब मैंने आपको क्या बोला था, मैं आपको इसको याद करने का ट्रिक बताऊंगी। अब एक चीज और है कि आपको एक बात और पता चलेगी कि आप जब नीट के क्वेश्चंस एनालाइज करना स्टार्ट कीजिएगा, इसके सीरीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपको एग्जाम में, सब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं लिखना, मैं आपको याद करने के ट्रिक के तौर पे बता रही हूँ, ठीक है। होता ये है कि बच्चों को जब इनिशियल्स याद हो ना, तो बाकी वो पूरा लिख लेते हैं, होता है ना हमेशा, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, मैंने सबकी इनिशियल्स लिख दी है, ठीक है। तो आपको ट्रिक के तौर पे क्या याद रखना है, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, याद हो गया सबको। अब ये सीरीज कभी गलत नहीं होगा आपसे। और यहाँ पे कीप, दैट इज के किंगडम, पी फाइलम, सी क्लास, और का तो ऑर्डर बन जाएगा, फैमिली बेचारा फैमिली है यहाँ पे, जी फॉर जीनस एंड एस फॉर स्पीशीज। अब याद हो गया आपको। अब ये सीरीज आप कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। वापस हम जल्दी से फर्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। आज वैसे भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन सुन लीजिए फटाफट। अगर कोई आपसे पूछे कल को जाके व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इसमें सबसे नीचे कौन बैठा है, इस टेक्सोनॉमी कैटेगरी में सबसे नीचे कौन बैठा है, स्पीशीज। यस। स्पीशीज। तो अगर, हाँ, तो क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूंगी नेम द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आप स्पीशीज का नाम लिखेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन आता है, आपको कोई भी 4 ऑप्शन इसमें से दे दिए जाएंगे, कोई भी, एनी 4, क्योंकि ABCD 4 ऑप्शन ही होते हैं, रेयरली कभी ऐसा होता है कि 5 ऑप्शन बने, कुछ अदर एग्जाम्स में ऐसे थोड़ी होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इसमें से हर एक को टेक्सन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेक्सन बोलते हैं, TAXON, सब सब क्या है, बारी बारी से टेक्सन है, ठीक है। तो विच टेक्सन हैज इट्स
रियल एग्जिस्टेंस इन नेचर, मतलब इनमें से नेचर में कौन सरवाइव करता है, तो स्पीशीज। अब बच्चों का उसका आंसर भी स्पीशीज। हाँ उस, अब बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि मैम इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए, अब अगर सारे ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, और सारे ह्यूमन बींग्स की अगर ये खासियत है कि उनमें सिमिलैरिटीज भी है, डिसिमिलैरिटीज भी है। डिसिमिलैरिटीज इस सेंस में है कि सबको अलग अलग आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, होती नहीं होती है ना। तो अगर नहीं होती डिसिमिलैरिटी तो क्या दिक्कत था, एक का आधार कार्ड लेके सारे काम चला लेते, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, डिसिमिलैरिटी तो है ना। तो लेकिन ये क्या है, फिर भी आपस में इंटरब्रीड करके न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सब के सब क्या है, सेम स्पीशीज के हैं, ठीक है। तो ये एक तो पहले से बना हुआ था, अगर हम स्पीशीज ना देते तो हम कुछ और नाम रख देते इसका। लेकिन सच्चाई तो ये है कि नेचर में इसका रियल एग्जिस्टेंस है। अब देखिए फिर क्या हुआ, एक जैसे स्पीशीज को मिला के हमने जीनस बना दिया, तो जीनस तो हमने बनाया ना। फिर मैं आपको फैमिली की डेफिनेशन में लिखवाऊंगी एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ जीनस, जीनस का प्लूरल जेनेरा हो जाता है। फिर मैं ऑर्डर में आपको लिखवाऊंगी एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ फैमिलीज, क्लास में एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्डर, फाइलम में या डिवीजन में एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस, किंगडम में एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ फाइलम और डिवीजन, ठीक है। कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि ऊपर वाली जितनी भी कैटेगरीज है वो तो हम बनाने का काम कर रहे हैं ना। नेचर में जो रियल एग्जिस्टेंस है वो स्पीशीज का है। तो मैंने यहाँ से आपको अगर कायदे से देखा जाए तो 5 क्वेश्चन सिखाया। अब आप बोलेंगे मैंने 2 बोला 5 कैसे बोल दिया मैंने, तो सुन लीजिए यहाँ से। एक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इन द टेक्सोनोमिक कैटेगरी, each and every each and every series of organism is referred as। अब आपको वहां पे 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें से आपको टेक्सन टिक करना है। हर एक को हम क्या बोलते हैं, इसमें से टेक्सन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द हाईएस्ट टेक्सन। आंसर क्या होगा, किंगडम। आंसर हो जाएगा किंगडम। फिर मैंने आपसे पूछा मेंशन द नेम ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पीशीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सन कंटेन्स द रियल एग्जिस्टेंस इन नेचर, तब आंसर क्या हो जाएगा, स्पीशीज हो जाएगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा इसमें से सिमिलैरिटी कौन कैरी करेगा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो अब दो ह्यूमंस के बीच में आप ज्यादा सिमिलैरिटी ला सकते हैं या मोनेरा और ह्यूमन के बीच में ला सकते हैं, ऑब्वियस है दो ह्यूमंस के बीच में। तो स्पीशीज जो है ये सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी को कैरी करता है। तो ये आपका 5th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इस छोटे से कॉन्सेप्ट से आपको 5 क्वेश्चन सिखाए हैं। और वापस हम इसी पेज पे आते हैं। और एक ऐसी लाइन थी जिसकी वजह से आपने इतना डिस्क्रिप्शन सीखा है, उसमें से कुछ भी आपके आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको एक स्टेटमेंट दिया गया था हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अब आपको समझ आ रहा होगा कि आपकी ये जो टेक्स्ट बुक है इसको सफिशिएंट क्यों माना जाता है नीट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो लाइन लिखा है उसका मतलब ऐसा नहीं है जो आपको आंखों से, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली लिखा है तो मैं ये नहीं बता देती देखो भाई ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, इसको बोला जा रहा है, ये तो है ही नहीं। यहाँ पे उसकी मीनिंग क्या है अलग है, तो इसको आपको थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ना होता है। हाँ, एक चीज है कि यहाँ पे जो टीचर गाइड का रोल प्ले करते हैं, आपके मेंटर का रोल प्ले करते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, ताकि आप अच्छा समझ सके। अब देखिए आज के डेट में क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस अर्थ पे रह रहे हैं, ठीक है, चाहे हम ह्यूमन की बात करें, चाहे हम उसमें से कल्चरल मूवमेंट्स की बात करें, कल्चरल मूवमेंट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, आपने देखा होगा लोग बनियान ट्री, पीपल का जो पेड़ होता है ना, उसको काटने से डरते हैं। लोगों के अंदर ना भीतर से एक डर बिठा दिया गया है। हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनको पता था कि इनको ना किसी किसी बहाने, ऐसे तो कोई समझा नहीं सकता, हम क्या करते हैं इनके पीछे एक डर को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो हम एक मान्यता में बिलीव करते हैं, हम मानते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है, जिसकी वजह से हम उस ट्री को कट नहीं करते। तो बट उसकी वजह से किसका फायदा हुआ, नेचर का हुआ। कैसे हुआ, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हुआ। तो समझ आया, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया यहाँ पे, लेड टू कल्चरल मूवमेंट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। In the following chapters of this unit, you will get a description including classification of animals, plants from a taxonomist perspective। अब यहाँ पे टेक्सोनोमिस्ट आया, क्या आया, तो टेक्सोनोमिस्ट आप खुद ही समझ जाइएगा अगर मैं टेक्सोनोमी लिख दूं, नहीं
तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देती हूँ टैक्सोनॉमी। तो क्योंकि टैक्सोनॉमी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसका मतलब है कि जो क्लासिफिकेशन की स्टडी कर रहा होगा उसको हम टैक्सोनॉमिस्ट बोलेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन करने का काम कर रहा है उसके पर्सपेक्टिव से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम आगे की पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। और इस यूनिट में आपके 4 चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं जो आपके साइड में लिखा होगा आपकी किताब में, है ना। द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, हम इस यूनिट में पढ़ाई करेंगे। तो आपने अभी क्या सीखा? ये जो पेज है मैंने आपको करा दिया, जो बच्चे मिस करते हैं मैंने आपको इतनी सारी बातें जो है इस पेज से आपको सिखा दी है, इसको ध्यान रखेंगे हमेशा। और अगर आपको इतने में से किसी भी वर्ड में कोई डाउट है आप पूछेंगे, नहीं तो मैं आगे मूव करती हूँ। क्लियर है सबको? आगे चले हम लोग? हाँ मैम। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए ये तो खैर कल का ही है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम कर रहे थे फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या पढ़ाई कर रहे थे हम लोग? फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें मैंने आपको ग्रोथ समझा दिया था। लेकिन फिर मैंने ये भी बोला कि ग्रोथ को हम नहीं मानेंगे कैरेक्टराइजिंग फीचर, क्योंकि अभी अभी जस्ट फर्स्ट पेज पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी समझाया कि यहाँ पे क्या है, कुछ कॉमन चीजें हो जाती है। जैसे ग्रोथ का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो कॉमन है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में लास्ट में हमने डिस्कशन करा था, आपने पूछा भी था, आपकी क्वेरी भी थी, तो उसको भी हमने सॉल्व किया था और आपने सीखा था कि इसको हम क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिसको हम लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं बहुत इजीली। कुछ को इजीली कर सकते हैं और कुछ में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड कीजिए, ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड कीजिए, जितनी भी ऑप्टिमम चीजें उसको कोई एक लिविंग सिस्टम प्रोवाइड करता है वो आपको बना के देना पड़ेगा उसको, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे इस सीरीज में रिप्रोडक्शन लिखा है, तो अब हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सारा ही इजी है, मैं नहीं बोलूंगी कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, लेकिन मैंने आपको एक होता है ना किसी टेक्स्ट बुक को देखने का दूसरा नजरिया, वो जरूर मैंने आपको दिखा दिया कि एक छोटे से पेज के ऊपर मैंने आपको इतना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया कि अब हो ही नहीं सकता उस पेज से अगर कहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे उसका आंसर सॉल्व ना हो, ठीक है। देन हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन। मैंने यहाँ पे लिख दिया रिप्रोडक्शन। ये वही रिप्रोडक्शन है जो आप पढ़ते आ रहे हैं शुरू से आज तक बायोलॉजी में, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे, बट कुछ डिस्प्यूट्स की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। रिप्रोडक्शन, सबसे पहला ये क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगर एक ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म के अंदर कैपेबिलिटी है, बायो में जब मीटिंग कराई जाती है, जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ, 10th में भी आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा जब आप पी प्लांट वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसके लिए हम लोग ऐसे गुणा, हिंदी में जो बोलते हैं ना मल्टीप्लीकेशन, ये जो है इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। मीटिंग को क्रॉस से ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है। तो अगर ये मेल है और अगर ये फीमेल है, आपस में इंटरब्रीड करके अगर ये अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस फेनोमेना को रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन ऐसे बना के आइएगा एग्जाम में, काम तो चलेगा नहीं, डेफिनेशन तो लिखना पड़ेगा। तो डेफिनेशन को रटने की बजाय हम यहीं से निकालेंगे। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे लिखेंगे, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। व्हाई बायोलॉजिकल प्रोसेस? क्योंकि अभी तक हमने अपने दिमाग में जिस बात को बिठा रखा है कि द फेनोमेना ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉपीराइटेड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है, बिल्कुल है, कुछ एक्सेप्शंस और कुछ डिस्प्यूट्स को छोड़ के, ठीक है। तो पहले मैंने स्टेटमेंट में क्या बताया आपको, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम यहाँ ह्यूमन का एग्जांपल ले रहे हैं, अमीबा नहीं कर सकता क्या? कर सकता है। अगर हम अमीबा की बात करें तो वही है, उसको दूसरे पार्टनर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यहाँ पे बाइंड्री फिजन करेगा और यहाँ से दो अमीबा बना देगा। अब दोनों को लेके सेट करते हैं हम डेफिनेशन, है ना। तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, भाई ये चाहे एडवांस हो चाहे बिल्कुल लो लेवल का हो, ठीक है। एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हाट produces offsprings which are what similar to itself, अपने ही जैसे। ह्यूमन है, ह्यूमन प्रोड्यूस करेगा, अमीबा है, अमीबा प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद एक्सेप्शंस की भी बात करेंगे हम लोग, म्यूल वगैरह पे भी आएंगे।
अभी फिलहाल मैंने आपको क्या किया है, इसका डेफिनेशन सिखाया है, याद कराया है। जब मेरी क्लास ओवर हो जाए, जब आपके पास फ्री टाइम हो, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार आपका मन करे बोल के प्रैक्टिस कर लेंगे। एक आपको बोलना है, दूसरा आपको लिखना है। नहीं लिखिएगा, एक बायोलॉजी और दूसरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 2 चीजों में आपको सिर्फ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपको ये याद हो जाए इसलिए। ठीक है, चलिए हो गया, हम लोग लिखते हैं इसको, है ना। reproduction reproduction is defined as a biological process, a biological process in which any living organism produces offsprings which are similar to itself, अब यहाँ पे एक जगह आप और फंसेंगे, कहाँ, जहां आपको ये बोला जा रहा है ना सिमिलर टू इटसेल्फ। अब आपको इसके झांसे में नहीं आना कि बस लिख दिया, अरे वाह ये तो बड़ा आसान है, सिमिलर टू इटसेल्फ। सिमिलर टू इटसेल्फ बोलने का मतलब है कि यहाँ पे आपको जितने भी ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं वो सब सेम स्पीशीज के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सेम स्पीशीज के होने चाहिए। और नीट में एक फेवरेट क्वेश्चन है, क्या फेवरेट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिफाइन करेक्ट डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, इसके क्राइटेरिया के बारे में पढ़ाई करी जाती है कि सेम स्पीशीज आखिर हम कब बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए हम इसके एक्सेप्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पढ़ाई तो हम कर ही रहे हैं, सेम स्पीशीज क्यों बोला जा रहा है उसी से आपको समझ आ जाए। ठीक है, और किसको बोलेंगे, क्राइटेरिया भी सीखेंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो जब सेम स्पीशीज की बात करी जा रही है तो मैं पहले ही वार्निंग के तौर पे यहाँ पे एक्सेप्शन लिख दूं। पता चला आप एग्जाम में एक्सेप्शन की बजाय एग्जाम्पल लिख के आ गए, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। एक्सेप्शन ऑब्वियस है, आपको खुद भी पता चल जाएगा एक्सेप्शन में जो इस रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन को, एक्सेप्शन मतलब समझे क्या हुआ यहाँ पे, किस सेंस में यूज कर रहे हैं। एक्सेप्शन का मतलब हो गया यहाँ पे, ये जो एग्जाम्पल है ये रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन को गलत साबित करने जा रहा है। ठीक है, बच्चे को पता है, हर किसी को पता है मैं यहाँ किसकी बात कर रही हूँ। मैं यहाँ बात कर रही हूँ, आपको पता है कि जब हॉर्स की क्रॉसिंग जो है, क्रॉसिंग मतलब ब्रीडिंग, हॉर्स की ब्रीडिंग जब किसके साथ कराई जाती है? डोंकी के साथ। ये थोड़ा 1 मिनट, तो एक्सेप्शन के तौर पे आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब हॉर्स की क्रॉसिंग किससे कराई जाती है? डोंकी से। ठीक है, इसकी क्रॉसिंग हम कराते हैं डोंकी से, तो म्यूल प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? म्यूल। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब आपको एक बात समझनी है यहाँ पे, क्या अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये हॉर्स इस डंकी के स्पीशीज का है क्या? आप बोलेंगे नहीं। अगर आपने किसी को बोला भाई हमने ना बायोलॉजी में पढ़ा है कि हॉर्स और डोंकी जो है एक ही स्पीशीज के, वो उल्टा आपको एक थप्पड़ मारेगा, बोलेगा नहीं बायोलॉजी पढ़ के आ गया, हम बूढ़े हो गए, हमें पता ही नहीं था हॉर्स और डोंकी एक ही स्पीशीज के होते। आज तक इनको एक स्पीशीज का घोषित नहीं किया गया है। अब एक दूसरी क्वेरी आएगी आपके दिमाग में, क्या भाई बना तो रहे ऑफस्प्रिंग, क्या दिक्कत है आपको, डाल दो इसको आप एक स्पीशीज के अंदर।
तो बहुत ओल्ड बुक्स में, पुरानी किताबों में जब आप इसको खंगालेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन फॉर दिस स्पीशीज, अगर हम सेम स्पीशीज का उसको घोषित कर रहे हैं। ओल्ड बुक्स में क्या था, बट बस इतना लिख के काम चलाया गया था कि अगर दो ऑफस्प्रिंग आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, रेड से क्रॉस करूंगी तो ऐसा लगेगा कटा हुआ है, नहीं ऐसे कर देती हूँ, ऐसे और ऐसे। हाँ, ऐसे जेनेटिक्स में यही सिंबल हम इस्तेमाल ही करते हैं क्रॉसिंग के लिए, इंटरब्रीडिंग शो करने के लिए, पता भी होगा आपको, है ना। 10th में जैसे आप करते थे कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, याद आया? वही मैं बात कर रही हूँ, उसी की बात कर रही हूँ। तो चलिए हम इस टॉपिक पे आते हैं बिना डाइवर्ट हुए। तो रीजन ये है, एक छोटी सी वजह है, छोटी भी बोल सकते हैं, बहुत बड़ी भी बोल सकते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन क्या निकल के आया उसके सामने, ये जो म्यूल है, ये जो म्यूल क्या है, स्टेराइल है। क्या है ये? स्टेराइल है। जिस डे, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, अगर फ्यूचर में जाके या कल को ऐसा हो जाए कि अगर ये म्यूल 1 है और अगर ये म्यूल 2 के साथ क्रॉसिंग करके म्यूल 3 बना दे, कल अगर ऐसा हो जाए तो इसके लिए एक जर्नल प्रिंट कराया जाएगा और घोषित कर दिया जाएगा जगह जगह कि चलिए एक नई स्पीशीज जो है वो बनी हमारी धरती पे। लेकिन आज तक ये एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, आपने सबने नाम सुना है म्यूल का, जिसको खच्चर कहते हैं हिंदी में, है ना, सबने सुना है। मोस्टली इसको हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा अगर सामान वगैरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराना हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मतलब बायोटिक फैक्टर के तौर पे। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज है सेम स्पीशीज में जो आनी चाहिए, तो अभी सेम स्पीशीज के क्राइटेरिया के तौर पे ये जो सेम स्पीशीज है, ये जो क्या है, सेम स्पीशीज है, मैं इसको भी यहाँ अंडरलाइन कर रही हूँ, ये जो यहाँ सेम स्पीशीज है। अब इसके क्राइटेरिया को बहुत ध्यान से समझना। एक क्राइटेरिया सबको पता है, एक क्राइटेरिया हर कोई लिखता है कि अगर दो ऑर्गेनिजम्स हैं तो इंटरब्रीडिंग होना चाहिए, उनको कैसा होना चाहिए, आपस में इंटरब्रीड करने वाले होंगे। तो इंटरब्रीड तो ये भी कर रहा है, क्या दिक्कत है फिर इसमें, है ना। तो इनको कैसा होना चाहिए, इंटरब्रीड करने वाला होना चाहिए। मैंने यहाँ पे इंटरब्रीडिंग लिख दिया विदाउट एनी डाउट, ठीक है। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, लेकिन म्यूल तो नहीं हुआ, यहाँ पे सेम स्पीशीज हम घोषित कर रहे हैं बट नहीं हुआ। तब जाके बाद में इसमें करेक्शन किया गया, समझना है आपको ध्यान से। करेक्शन ये किया गया कि प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग शुड बी फर्टाइल। तो दूसरा जो यहाँ पे स्टेटमेंट बोल सकते हैं, पॉइंट बोल सकते हैं, क्राइटेरिया बोल सकते हैं, बाद में इसमें ऐड किया गया, प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग, प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग शुड बी फर्टाइल। कैसा होना चाहिए इसको, फर्टाइल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बच्चे बच्चे को क्रिस्टल क्लियर हुआ? क्योंकि स्पीशीज के डेफिनेशन में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फंसते हैं। आप पूछिए, चलो डिफाइन करो व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज। आपको कौन कौन सा आंसर सुनने को मिलेगा मैं सो भी बता देती हूँ अभी आपको। कुछ बच्चे बोलेंगे सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब उनका ये कहने का मतलब है कि टाइगर लायन वायन सब क्या हो गए, एक ही स्पीशीज के हो गए। कुछ क्या बोलेंगे, सिमिलर टाइप ऑफ स्पीशीज, वहां भी गलती है। थर्ड क्या, और ये सारे ऑप्शंस भी बन के आएंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है वहां पे। और किसी भी, जिस एग्जाम को आप टफ बोलते हैं ना, वो एक्चुअली टफ नहीं होता। रीजन ये होता है वो कंफ्यूजिंग होता है और उसमें सिलेक्शन से ज्यादा रिजेक्शन के ऊपर वर्क किया जाता है, जिसकी वजह से हम किसी एग्जाम को टफ का टैग दे देते हैं। एक्चुअली वो टफ नहीं होता। आप ये चैप्टर इतना आपने करा है, ठीक है, इतना करने के बाद आपको जो क्वेश्चंस अभी मैं लिखवाऊंगी, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस नीट एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगा कि जो कॉन्सेप्ट है वहीं से सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन है। तो एक मैंने आपको एक्सेप्शन कौन सा सिखाया, ये हॉर्स डोंकी को क्रॉस कराने के बाद जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है दैट इज स्टेराइल, नॉट फर्टाइल। तो हमने यहाँ पे फिर करेक्शन करी इसमें जाके, प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग शुड बी फर्टाइल। अच्छा, आप ही के एनसीईआरटी में स्टेटमेंट है, साफ साफ वहां पे लिखा हुआ है। एक तो ये एग्जांपल है और दूसरा
दूसरी कौन सी बात है यहाँ पे, दूसरी बात ये है, मतलब इसको भी एक्सेप्शन ही बोलेंगे, नॉट एग्जाम्पल। अगर वो एक्सेप्शन 1 है तो ये इसको मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि एक्सेप्शन 2 है। ये क्या है, नेक्स्ट एक्सेप्शन 2 है, ठीक है। आपने ह्यूमन में ही स्टेराइल कपल्स सुना है, स्टेराइल कपल। स्टेराइल कपल का मतलब है फीमेल है, हो सकता है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब हो, फेलोपियन ट्यूब में कोई एरर हो, फर्टिलाइजेशन कभी नहीं कर सकती। मेल है, उसके स्पर्म काउंट में दिक्कत है, स्पर्म की मोटिलिटी कम है, बहुत सारा रीजन हो सकता है। तो हम तो यहाँ डिफाइन कर रहे हैं कि हम तुमको तब बोलेंगे कि तुम लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जब तुम अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करो। हम ही बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ये बेचारे तो नहीं कर रहे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, तुम नॉन लिविंग हो गए, नहीं बोलेंगे, हमें रखना पड़ेगा इनको लिविंग में। तो जिसकी वजह से हम इसको क्या करते हैं, एक्सेप्शन में डाल के रखते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन का आपका एक्सप्लेनेशन था। और क्वेश्चन ये है कि क्या हम रिप्रोडक्शन को मानेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टराइजिंग फीचर है। तो सारा काम गड़बड़ करने का काम किसने किया है, ये एक्सेप्शंस जो यहाँ पे हैं, इन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, देखो इसमें भी ना कुछ एरर निकल के आ गया है, तो इसको भी हम नहीं मानेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है वो कैरेक्टराइजिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, ये समझ आया आपको? कोई दिक्कत किसी को समझने में? इस टॉपिक को आगे बढ़ू मैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे, ये क्लियर है बिल्कुल? मैम सेकंड पॉइंट थोड़ा और बार बोल देंगे? अच्छा, ये स्टेराइल कपल, मैम वो सेकंड वाला स्टेटमेंट, मैम कैन यू प्रोड्यूस्ड मेक ऑफस्प्रिंग शुड बी फर्टाइल। अच्छा ये देखिए, यस मैम। यहाँ पे जो मैंने लिखा ना, प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग शुड बी फर्टाइल, देखिए एक रफ पेज ले रही हूँ मैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना ब्लैक का ऑपोजिट क्या है, व्हाइट, ठीक है। एग्जैक्टली उसी तरीके से स्टेराइल का ऑपोजिट क्या है, उल्टा इसका, फर्टाइल, ठीक है। तो अगर फर्टाइल है तो फर्टाइल मतलब हो गया कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे हो गए, है ना, कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, स्टेराइल की, जब किसकी बात करेंगे हम, स्टेराइल की बात करेंगे, ठीक है। तो स्टेराइल में हम क्या करेंगे, इसका उल्टा लिख देंगे, क्या, कांट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, कांट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। तो जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते उनको स्टेराइल कहते हैं, जिसमें मैंने आपको म्यूल का एग्जांपल दिया और मैंने क्या लिखा, स्टेराइल कपल, ठीक है। और आप जो पॉइंट पूछ रहे हैं जहां पे मैंने लिखा है देयर ऑफस्प्रिंग शुड बी फर्टाइल, इसका क्या मतलब है सो समझिए। अगर ये एक ऑर्गेनिज्म ए है, अगर ये एक ऑर्गेनिज्म बी है, मान लीजिए ह्यूमन है, आपको और अच्छा समझ आएगा, ठीक है। मान लीजिए दूसरा ह्यूमन है, दोनों के बीच में मैंने क्रॉसिंग कराई, ठीक है। ये तीसरा ह्यूमन प्रोड्यूस हुआ। रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन के मुताबिक अगर ये इसके साथ रिप्रोडक्शन कर रहा है तो ये जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो क्या बना रहा है, ऑफस्प्रिंग बना रहा है, इसको भी फर्टाइल होना पड़ेगा। अब आया समझ में? तब हम ये घोषित, तब हम ये घोषित करेंगे कि ए बी सी ये सब के सब क्या है, सेम स्पीशीज के हैं। तो लेकिन अब कोई मैरिज के पहले तो इस चीज को चेक कर नहीं सकता, है ना। बट आफ्टर मैरिज पता चला कि फीमेल को पता चला मेल में कोई एरर है, मेल को पता चला फीमेल में कोई एरर है। बट कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी यही हो गई, उस कपल के ऊपर हम टैग लगा देंगे, किस चीज का, स्टेराइल का। किसका टैग लगा देंगे, स्टेराइल का। तो ऐसा तो है नहीं कि इन बेचारों को हम क्या करेंगे, अगर ये क्रॉस करके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं हम बोलेंगे चलो तुम बाहर जाओ, तुमको नॉन लिविंग माना जाएगा, कल से नहीं बोलते ना हम ऐसा, है ना। इसलिए हमने एक्सेप्शन में डाल दिया। अब आया समझ में? अब ठीक है। मैम म्यूल्स ऑफस्प्रिंग क्यों प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसका क्या रीजन है? बहुत सारे रीजन है उसके, इसके रीजन में जब हम लोग जाएंगे ना, एंटर करेंगे जेनेटिक्स में, सारे रीजन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एक म्यूल जो है, दूसरा म्यूल है, उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे वैसे सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि जब तक अवेलेबल नहीं होगा। अब देखिए, आप तो
म्यूल के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। एक छोटा सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर हम एक ह्यूमन फीमेल की बात करें, ठीक है, तो इस फीमेल में अगर इसका फेलोपियन ट्यूब जो है ये सुटेबल नहीं है, और ये किसी भी कीमत पे यही वो जगह है जहां फर्टिलाइजेशन होता है। बच्चे बच्चे को पता है, अगर फेलोपियन ट्यूब ही खराब हो तो तब तो यही स्टेराइल हो गई। तो अभी तक म्यूल की बॉडी वो प्रोड्यूस हो रहा है, बन जा रहा है, बात समझिएगा ध्यान से, लेकिन उसकी बॉडी में अभी तक जो उसके सिस्टम्स हैं इतने एडवांस लेवल के नहीं हो पाए हैं कि वो फर्टिलाइजेशन को लीड करें, ठीक है। अब आगे चले हम लोग। यस आगे यस मैम। हाँ, चलिए अब हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे, बच्चों का फेवरेट टॉपिक, सबसे आसान है ना। ऐसे तो सब इजी था अभी तक, बट वो एक्सप्लेनेशन है वो आपको अलग लगेगा थोड़ा सा। मेरा यही मानना है कि बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में सारी चीजें जो है वो क्लास में याद हो जानी चाहिए। तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जो आगे मूव कर रहे हैं दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो असाइनमेंट क्वेश्चन है वो हम लिखेंगे साथ के साथ, आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखेंगे एक बायो की नोटबुक। ये सोच के बनाएंगे कि हम क्लास में बैठे, आपको बोल रही हूँ मैं अपने आप को नहीं बोल रही, मुझे जो करना था मैंने कर लिया, एग्जाम दे दिया, सब कुछ कर लिया मैंने, ठीक है। आपको बोल रही हूँ, आप अगर बैठे हैं ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए तो आपको कॉपी लेके अपनी नोटबुक लेके वैसे ही प्रिपेयर होके बैठना है जैसे आप क्लासरूम में बैठते हैं। उसका मैं रीजन भी बताऊंगी आपको। बहुत सारे बच्चों को स्क्रीनशॉट लेने मतलब लेके काम चलाने की आदत होती है, जैसे मैंने फास्ट लिख दिया तो मैं खुद भी बोलती हूँ कि आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो स्क्रीनशॉट जिंदगी भर उनका स्क्रीनशॉट ही रह जाता है, वो कॉपी में उतरता ही नहीं है कभी। तो जिसके लिए मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ पहले ही आदत लगा लीजिए, क्या दिक्कत है आपको, है ना। चलिए, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, याद आया, ठीक है। तो जब आप एक जैसे काम करने वाले, एक जैसे दिखने वाले सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स को एक साथ ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं ये टिश्यूज का टाइप ऑफ टिश्यूज जब एक साथ मिलके एक ऑर्गन को, एक ऐसे पार्ट को फॉर्म करते हैं जो एक प्रॉपर स्पेसिफिक काम कर रहा होता है, तो वो ऑर्गन बनाते हैं। और जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं, माउथ टू एनस, सब के सब किसके अंदर आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एक सेम और बिल्कुल स्पेसिफिक एम के लिए काम करना शुरू कर देते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम। और किसी भी एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म को बोलने का मतलब है कि उसने क्या किया हुआ है, पूरे ऑर्गन सिस्टम के मैकेनिज्म को अपनी बॉडी में रेगुलेट और मेंटेन करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप चाहे ऑर्गेनिज्म लिखें और इंडिविजुअल लिखें, बस खत्म, कुछ नहीं है इसमें। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि चलो हमने पढ़ लिया इसको, क्या करें हम इसका। करना ये है, ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये आज तक, अभी तक कहीं भी नॉन लिविंग में देखा ही नहीं गया है, ना किसी ने इसका एक्सेप्शन अभी तक बनाया है, ठीक है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। एक विवान नाम का एक बच्चा था, आप नेट पे गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसकी प्री मेच्योर बर्थ हुई 5 मंथ्स के बाद। आगे जाके जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, हायर क्लासेस तो नहीं, 12th में ही पढ़ लेंगे आप, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि अगर किसी बच्चे का जन्म 5 मंथ में हो जाए तो उसकी जो आईलिड्स होती है ना फेस की, वो आईलिड तक चिपकी हुई होती है। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के डॉक्टर्स जो हैं वो दिन रात सुबह शाम लगे रहे, तब जाके उन्होंने उस बच्चे को बचाया। तो आज तक जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है वो हम करा जरूर लेते हैं बाहर, मतलब आपने क्या किया, साधारण तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आपने क्या किया, ओवम को स्पर्म के साथ फ्यूज कराया, फर्टिलाइज कराया, जाइगोट बनाया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बनाया आपने, ठीक है। लेकिन आज तक इतनी एडवांसमेंट आने के बाद भी किसी साइंटिस्ट या रिसर्चर के पास इतनी पावर नहीं आई है, किसी गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं आई है, चाहे वो कोई सा भी सुपर कंट्री क्यों ना हो, किसी के पास इतनी पावर या क्षमता आज तक नहीं आई है कि इस जायगोट को लैब में करोड़ों मिलियन बिलियन डॉलर खर्च करके भी एक बच्चे को वो लैब में बना सके। पता है आपको, और इसके रीजंस भी बहुत सारे हैं, सब हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, ठीक है। तो बोला गया अब बन रहा है, अगर कोई एक ह्यूमन बीइंग डेवलप हो रहा है तो इसका मतलब है सबसे पहले आप अपनी लाइफ में एक दिन यूनिसेलुलर थे, कब,
जब आप मदर्स वोम्ब में जाइगोट के फॉर्म में थे, किस फॉर्म में थे? जाइगोट के फॉर्म में थे, ठीक है। तो आखिर तो जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? पहले सेल बना, फिर सेल ने ऑर्गेनाइज करके टिश्यूज बनाया होगा, फिर टिश्यूज ने ऑर्गेनाइज करके ऑर्गन बनाया होगा, फिर ऑर्गन सिस्टम बनाया होगा, फिर ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल बनाया होगा। किसी एक पेशेंट का हार्ट खराब हो ना, तो कोई कंपनी वाला हार्ट बना के नहीं लगा सकता उसको, पता है आपको। एक डोनर होगा जो क्लिनिकल डेथ के विद इन 1 आवर अगर देने के लिए राजी है, तब जाके उसके ऑर्गन को दूसरे पेशेंट पर ट्रांसप्लांट किया जाता है। बनता नहीं है वो, अगर बनने लग जाता है। हमेशा समझिएगा इस बात को ध्यान से। जैसे कई बार बच्चे रिपीट कर करके पूछते हैं, मैडम एक बार फिर से बताइएगा कि क्यों हम इसको नहीं मानेंगे। होता है, बच्चे तो बच्चे ही हैं, उनके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे तो पूछेंगे ही। तभी मैंने जितने एग्जाम्पल थे सब आपको भर भर के बता दिए कि इन सारे रीजंस की वजह से हम इसको किसी भी कीमत पे कभी भी नहीं डालेंगे कि हाँ भाई ये जो है कोई नॉन लिविंग भी शो कर सकता है। तो बिल्कुल गारंटी के साथ cellular organization is referred as the peculiar, specific and special feature of living organism without any exception, ठीक है। तो एक लाइन ही हम लोग लिखेंगे और ये नीचे आपने लिखी रखा है, एक लाइन आप कर लीजिए। इसके बाद असाइनमेंट क्वेश्चन आपको लिखवाती हूँ। मेरी आदत है क्लास के एंड में ही लिखवाती हूँ मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए लिखिए इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि मैं आंसर भी साथ के साथ एक्सप्लेन कर दूं। उसका रीजन भी ये है, कई बार होता है क्वेश्चन भेज दिया, कुछ बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चन में डाउट है, किसी को 1 में होगा, 2 में होगा, 4 में होगा, 5 में होगा, खाली स्पेस छोड़ दिया, कॉपी खाली लेके आए, मैडम आपने उस टाइम ये क्वेश्चन कराया था, मुझे समझ नहीं आया। तो कुछ ताकि एरर बिल्कुल भी ना रहे, एक पिन पॉइंट मात्र भी ना रहे, तो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। चलिए मैं लिख रही थी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन is referred as is referred as defining feature of referred as defining feature of लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको जितनी बातें बनानी है बना लीजिए, सब वही बात होगी। आप ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज दिस फीचर इज एक्सक्लूसिव फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या दिक्कत है, लिखिए जो लिखना है, मतलब वही रहेगा सबका, ठीक है। क्वेश्चंस करें हम लोग अब, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? कोई डाउट किसी को? यस मैम। चलिए ये एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, ठीक है। आगे हम लोग एक कॉन्शियसनेस के बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, बट है तो आपने सीखा भी इसके बारे में, कोई बात नहीं। चलिए इसी से श्री गणेश करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चंस को, मतलब स्पीशीज वाले सेक्शन से। मैं आपको यही क्वेश्चन दे देती हूँ, मेंशन द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्वेश्चन इज what is the basic unit of क्लासिफिकेशन। क्या लिखेंगे आप? मैम स्पीशीज। आंसर, हाँ आंसर करते जाएंगे साथ के साथ, बिल्कुल लाउडली, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। आपको लगना चाहिए कि आपने क्लास में कुछ सीखा है, ताकि आप भी सीखें। हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जिसको लगे नहीं मुझे आंसर में डाउट है, वो भी क्रिस्टल क्लियर हो जाए, बिल्कुल, है ना। तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज, ठीक है। अगेन द डिफरेंट क्वेश्चन विथ सेम आंसर, ठीक है। देन मैं आपको क्वेश्चन लिख रही हूँ यहाँ पे, मेंशन द लोवेस्ट टेक्सन। अब क्या होगा? मैम स्पीशीज ही होगा। अगेन द सेम आंसर, ठीक है। स्पीशीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन विद द सेम आंसर, ठीक है। दैट इज which
taxon has the only real existence in nature. अब क्या होगा? स्पीशीज। स्पीशीज। हाँ, इससे क्या होगा? आप जिंदगी भर के लिए सीख जाएंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं mention the criteria of organisms of same species। क्वेश्चन समझ आया पहले आपको? यस मैम। क्या है क्वेश्चन बताइए तो। मैम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज के बारे में पूछा। नहीं, देखिए फोर्थ क्वेश्चन है मेंशन द क्राइटेरिया ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज। मतलब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि क्या ऐसी बाउंड्री है जो उसको सेम स्पीशीज में डाले। अब आया समझ में? आपको मैम चुपचाप एक वो तो है दो। इंटरब्रीडिंग और वेरी गुड। दूसरा है प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग रिप्रोडक्शन। शुड बी इनफर्टाइल। वेरी, सारे बच्चों को आया समझ में? सारे बच्चों को आया समझ में? तो ये फायदा होता है क्लास में इसको करने का और डिस्कस करने का, क्वेश्चन को डिस्कस करने का। ठीक है, सारे बच्चों को क्लियर हो गया? हम यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया लिखेंगे इंटरब्रीडिंग और सेकंड क्राइटेरिया लिखेंगे देयर प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग शुड बी मस्ट बी फर्टाइल। जो लिखना है लिखिए। ठीक है, ये दो क्राइटेरिया लिखेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हाईएस्ट टैक्सन। अब क्या लिखेंगे? किंगडम। वेरी गुड। किंगडम। हाँ, वेरी गुड। देन नेक्स्ट हम लिखेंगे व्हाट इज टैक्सोनॉमी। अब क्या लिखेंगे? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। याद हो गया सबको? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट लिखिए। देन एक मैंने आपको सिखाया है तो दे ही देती हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म inanimate matter? मैम थिंग्स व्हिच आर नॉट अलाइव। थिंग्स व्हिच आर Very नॉट good. अलाइव। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। डिफाइन है बच्चों वाला क्वेश्चन, बट ठीक है लिख लेते हैं, सिलेबस में आता है ना। डिफाइन रिप्रोडक्शन। क्यों लिखा है देख के नहीं लिखना है। मेरे असाइनमेंट क्वेश्चन मतलब आपकी जो असाइनमेंट क्वेश्चन की कॉपी बनेगी, एक चीज आप अभी से दिमाग में डाल लीजिए, आपके हाथ का बना हुआ वो सैंपल पेपर जिसका हर आंसर आपने खुद से लिखा हो। मतलब मान लीजिए आप में से कोई ऐसा बच्चा हो, ठीक है, जिसको याद नहीं हो रिप्रोडक्शन, पहले उसको लिख लीजिए, 2 बार 3 बार याद कीजिए, फिर बिना देखे वो लिखिए। इससे आप फ्यूचर में जब भी वो कॉपी देखेंगे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और नीट के क्वेश्चंस भी इसी कॉपी में से आएंगे। चलिए, reproduction is a biological process in which any living organism produces offspring which are similar to itself. ठीक है, इसको लिख लेंगे आप। देन मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, रिप्रेजेंट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप लिख लीजिएगा सेल्स ऑर्गेनाइज करके टिश्यूज, टिश्यूज टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम टू इंडिविजुअल। बस बना देना है आपको। ठीक है, रिप्रेजेंट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। Then the last question is why is cellular organization referred as characterizing feature of समझ आया क्या आंसर लिखना है इसमें आपको? Yes, ma'am. कैरेक्टराइजिंग लिखना, बताइए। फीचर ऑफ
लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बिकॉज द फीचर ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सक्लूसिव फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना, ये एक्सक्लूसिव है, बिल्कुल नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलता। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यही लिखना है। तो यहाँ पे आपको ये ऐसे 10 क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं जिसका आंसर आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से आता है। और ऑनलाइन क्लासेस में ये बात अलग है कि मैं आपको नहीं देख रही, बट आपको ऑनेस्टी अपने साथ करनी है। सारे क्वेश्चंस के आंसर बिना देखे हुए करेंगे। हो सकता है कि किसी चीज को लिखने में आपको दिक्कत आए, तो आपको करना क्या है, एक रफ नोटबुक साथ में रखना है, पहले प्रैक्टिस करके उस पर याद कर लेना है। उसके बाद आपको उसको जो मेन आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस की कॉपी है उसमें करना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में कोई डाउट किसी को? क्लियर है बिल्कुल? नहीं नो मैम। मैम। चलिए ठीक है, और भी हम लोग कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉन्शियसनेस वगैरह के बारे में हम लोग सीखेंगे वहां पे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया नहीं है। तो रोबोट सोफिया वगैरह का एग्जाम्पल देखते हुए हम लोग उसके वीडियोस को देखते हुए फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए लीव करूं मैं? थैंक यू मैम। गुड नाइट मैम। थैंक यू मैम। चलिए वेलकम, गुड नाइट।